हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, ज्योग्राफी क्लास 11 खंड 3 है जलवायु, वनस्पति एवं मृदा। यह इकाई संबंधित है मौसम एवं जलवायु, तापमान, वायुदाब, पवन और वर्षा का स्थानिक एवं कालिक वितरण, भारतीय मानसून क्रियाविधि, आरंभ एवं परिवर्तिता, स्थानिक एवं कालिक जलवायु प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति, वनों के प्रकार एवं वितरण, वन्य जीवन संरक्षण, जीवमंडल नीचे से। ठीक। चैप्टर 4 एंड टॉपिक का नाम है जलवायु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? इसका रीज़न क्या है आपको पता है? दक्षिण भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती हैं। ठीक है। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों, तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। ठीक। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो मौसम है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, और जैसे कि एक दिन या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है मौसम और जलवायु में। अपनी पहले ही कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। ठीक। मानसून जलवायु में एकरूपता एवं विविधता, इसके बारे में जानते हैं। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापकता एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु जो है, यह उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जलवायु है, वह उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। ठीक है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। कैसी है? मानसून प्रकार। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ठीक। राजस्थान के चूरू जिला है जो कि राजस्थान में है। चूरू में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। दिसंबर की किसी रात में लद्दाख के द्रास में रात का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम तथा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में अलग अलग जगह सेम टाइम में अलग अलग टेम्परेचर रहता है। इसका कारण क्या है?
इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसलिए इसकी बहुत कारण जो है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वहाँ की स्थलाकृतियाँ समुद्र के पास है या पहाड़ के पास है, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। उपर्युक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। उदाहरण के लिए केरल एवं अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहाँ रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुँचता है। ठीक है, आइए अब हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं को देखें। हिमालय में वर्षण जो है मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वर्षण के प्रकार है, इसका मात्रा कहीं कहीं जैसे स्नोफॉल हो रहा है, कहीं बारिश हो रही है, तो ये हो गया वर्षण का प्रकार। और वर्षण की मात्रा कहीं कम बारिश होती है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उसमें भी अंतर होता है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, और इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। ठीक है, मतलब 9 सेंटीमीटर वहाँ राजस्थान के जैसलमेर में बारिश होती है, एंड मौसिनराम चेरापूंजी मौसिनराम में 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्वी में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट आप ध्यान में रखिए कि हमने डिस्कस किया था पूर्वी तट एंड पश्चिमी तट, शायद नहीं डिस्कस किया होगा, तो ध्यान में रखिए कि पश्चिमी तट को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे उत्तरी को हम कोरोमंडल तट कहते हैं, गुजरात वाले एरिया को हम काठियावाड़ तट कहते हैं। ठीक है, और ये महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है इसको कोंकण तट कहेंगे, और ये महाराष्ट्र और थोड़ा सा गोवा एंड कर्नाटक वाले को कर्नाटक तट कहेंगे या कनारा तट कहेंगे, और केरल वाले पार्ट को मालाबार तट कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पूर्वी घाट को हमने दो तट में डिवाइड करते हैं हम। उत्तरी भाग को हम उत्तरी सरकार कहते हैं, उड़ीसा आंध्र प्रदेश उसका हाफ पार्ट को उत्तरी सरकार। ठीक है, एंड इसके दक्षिण वाले हिस्से को इसके दक्षिण वाले तट को हम कहते हैं, जैसे थोड़ा आंध्र प्रदेश का हिस्सा एंड तमिलनाडु का हिस्सा, इसको कोरोमंडल तट कहेंगे, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोंकण तट किसे कहते हैं, कोरोमंडल तट का कौन से क्षेत्र को कहते हैं, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो है यह शांत एवं शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अब हम जानेंगे कि कौन कौन सा कारक है जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारण हैं। फर्स्ट है अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? जैसे ये पृथ्वी ग्लोब है, इसको जो हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं होती है ना, जो पृथ्वी को भागती है, इसको हम अक्षांश कहेंगे। एंड 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या फिर आप इसको इक्वेटर कह सकते हैं। ठीक,
आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूरब पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है और इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो ध्यान में रखिए कर्क रेखा किसे कहते हैं, यहाँ मेन भाग कर्क रेखा है। तो जैसे हमने देखा कि ग्लोब को हमने दो भाग में डिवाइड किया, 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहेंगे, ठीक है, या विषुवत वृत्त कहेंगे। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कर्क रेखा। एंड इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो ये कर्क रेखा जो है ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये कर्क रेखा का जो उत्तरी भाग है इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। एंड इस कर्क रेखा के जो दक्षिणी भाग है इसको हम कहेंगे कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक, उष्ण कटिबंध। तो इसको ध्यान में रखना है, कटिबंध। उष्ण कटिबंध जो है यह भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल उच्च तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट होती है ना इस तरीके से, बाकी ध्रुवों पर देखिए सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यहाँ आपको यही बताया जा रहा है कि उष्ण कटिबंध जो है वह भूमध्य रेखा के अधिक निकट होता है, इसलिए यहाँ सारा साल उच्च तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत। अब हम हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यही ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली यह ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है, ठीक। नेक्स्ट है जल और स्थल का वितरण, इसके बारे में जानेंगे। भारत के दक्षिण में 3 ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है, ठीक है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है, ये हमें पहले से ही पता है कि जल जो है ना, जैसे हमने देखा था कि जो जल है वाटर एंड लैंड, ठीक है, लैंड, ये दोनों को गर्म होने में टाइम जैसे कि डिफरेंस है। जो लैंड है, भूमि है, ये क्या होता है ना, जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म हो जाता है एंड जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है, जल्दी ठंडा। जैसे किसी इंसान को आपने देखा होगा कि वो इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसा होता है ना कि कुछ इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, लेकिन जो इंसान बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं उनका गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। उसी तरीके से वाटर जो है, पानी है, ये जो होता है ना, ये देर से गुस्सा करता है, मतलब ये देर से गर्म होता है एंड उसी तरीके से देर से ठंडा भी होता है। तो यहाँ यही देखिएगा कि जो पानी है, वाटर है, इसको देर से गुस्सा आता है और देर से ये ठंडा होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ यही बोला जा रहा है कि स्थल की अपेक्षा जल जो है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र तट से दूरी, इसके बारे में जानते हैं। समुद्र तट से दूरी के बारे में जानेंगे, ठीक। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी जो हैं तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं, ठीक। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं।
नेक्स्ट है समुद्र तल से दूरी। ये सारे जो है ना, ये जो हम देख रहे हैं, जैसे अक्षांश हमने देखा, ठीक है, सेकंड हमने देखा समुद्र तट से दूरी, नेक्स्ट है समुद्र तल से ऊंचाई, और ये नेक्स्ट होगा उच्चावच। ये सारे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि कहीं बहुत कम बारिश होती है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, कहीं बारिश जो होती है वो स्नोफॉल के रूप में होती है, कहीं बारिश एकदम वाटर बूंद बूंद की तरह होती है। तो अलग अलग प्रकार, अलग अलग मात्रा में बारिश होती है। तो उसका क्या कारण है, तो उसी कारण को हम यहाँ देख रहे हैं। पहला था अक्षांश, ठीक है, दूसरा है था समुद्र तट से दूरी, एंड थर्ड है समुद्र तल से ऊंचाई, एंड फोर्थ होता उच्चावच। ये सारे डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितना बारिश होगी, कहाँ किस फॉर्म में बारिश होगी, ठीक है। तो हम जानेंगे समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ये तो सबको पता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, ठीक। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरण के लिए आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो ये आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, लेकिन जनवरी में आगरा का तापमान क्या होता है, 16 डिग्री सेल्सियस, और दार्जिलिंग का तापमान क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा होता है भाई, जबकि अक्षांश एक ही अक्षांश पे दोनों स्थित है, लेकिन फिर भी इनका टेम्परेचर डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई की वजह से। जो आगरा और दार्जिलिंग का ऊंचाई ज़्यादा है आगरा से, ठीक है, इसलिए यहाँ का तापमान क्या है, कम है। अभी हमने देखा कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तापमान घटेगा। तो इसीलिए दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस है तापमान, एंड आगरा में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक। नेक्स्ट है उच्चावच। अब हम उच्चावच के बारे में जानेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरण जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार जो है पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक। यहाँ देखिए एक बॉक्स में दिया हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। ITCZ अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे हम। विषुवत वृत्त पर स्थित, विषुवत वृत्त क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश को ही तो कहते हैं ना विषुवत वृत्त। 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत वृत्त कहेंगे या भूमध्य रेखा कहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। विषुवत वृत्त पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। अब निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र मतलब क्या, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे यहाँ हमने देखा कि 0 डिग्री अक्षांश है, तो यहाँ पे सूर्य का जो किरण है, प्रकाश है, वो डायरेक्ट पड़ता है इस तरीके से, और जब डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश होगा तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, तापमान जो होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तापमान। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ का प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। दोनों में दुश्मनी है। तापमान कहेगा कि हम यहाँ ज़्यादा हैं, तो प्रेशर कहेगा अगर तुम वहाँ ज़्यादा हो तो वहाँ हम कम रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ विषुवत वृत्त पर क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ प्रेशर जो है कम है, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं इस तरीके से, ठीक है, दोनों तरफ के व्यापारिक पवनें मिलती हैं, यहाँ साउथ का और ये नॉर्थ, तो इस तरीके से, ठीक है। इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। उत्तर में जो पवनें चलती है चर्चा की थी ना, जैसे हमने देखा था कि ये 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ का वायुदाब कम है। अभी हमने देखा कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और इसकी तुलना में यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा ना इसकी तुलना में, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ डायरेक्ट हो रही है, यहाँ थोड़ा सा तिरछी, ध्रुवों पर तो बहुत ज़्यादा तिरछी होती है, तो यहाँ प्रकाश, सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से ध्रुव पे क्या होता है, बर्फ़ होता है, स्नो रहता है, बर्फ़ जमा रहता है। तो इसकी तुलना में यहाँ का टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो यहाँ से इस तरीके से हवा चल रही है, ठीक है, सेम
पैटर्न इन साउथ में भी फॉलो करेंगे। यहाँ का भी टेम्परेचर कम होगा एंड प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है। अब याद कीजिए कि हमने डिस्कस किया था कोरियोलिस बल के बारे में। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है भाई? कोरियोलिस फोर्स ये होता है जब पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एक स्यूडो फोर्स है, काल्पनिक बल है जो उत्पन्न होती है, उसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से उत्तरी गोलार्ध में जो पवन है वो अपनी दाहिनी ओर टर्न हो जाती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, एंड दक्षिणी गोलार्ध की जो पवन है वो बाईं ओर ऐसे डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इनके बीच में डाइवर्जन हो जाता है। जैसे आप इसको इस तरीके से भी ध्यान में रखते हैं कि हम भाई चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा इंसान मिल गया जिसकी वजह से हम डाइवर्ट हो गए, तो उसी इंसान को हम यहाँ कोरियोलिस फोर्स कहेंगे। ठीक है, कि जैसे हम सीधे रास्ते में जा रहे हैं, कुछ ऐसा डाइवर्ट होने वाला कुछ ऐसा मतलब कि खूबसूरत आकृति लोकेशन दिख गया या कुछ भी दिखा, आप उसको माइंड में याद करने के लिए रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर डाइवर्ट हो जाते हैं एंड दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल भी रहे हैं। ठीक, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ जो है यह 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदानों में स्थित हो जाता है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मल तो ITCZ जो है ये 0 डिग्री अक्षांश मतलब विषुवत वृत्त पर स्थित है, लेकिन जुलाई के महीने में ये ITCZ जो है ऊपर की ओर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाती है ये ITCZ। भाई ITCZ के भी बहुत बड़े नखरे हैं, ये हर महीने में चेंज होंगे। तो क्यों चेंज होंगे, इसका भी रीज़न है ना, क्यों चेंज होंगे भाई? तो हमने ये भी देखा था कि सूर्य की जो किरण है, सूर्य जो है वो लंबवत जैसे कि पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी जो है ये सूर्य है और सन के चारों तरफ जो है पृथ्वी घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है। ठीक है, तो हर समय एक जैसा नहीं सिचुएशन होगा ना, जैसे कि कभी हो गया कि 0 डिग्री अक्षांश पे सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट है। ठीक है, कभी हो गया कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेगी एंड 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट होगी। तो जैसे हम सूर्य की किरणें डायरेक्ट कैसे हम इसके बारे में भी हमने पहले चर्चा की थी, अगर आपने NCERT देखा होगा तो आपको याद होगा। ठीक है, तो ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश है ये, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसको कि हम कर्क रेखा कहते हैं, एंड ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको कि हम मकर रेखा कहते हैं। तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट कैसे होगी, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 21 जून को जो है ना सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पर लंबवत होती है। ठीक है, विषुवत वृत्त पर या भूमध्य रेखा इक्वेटर पर लंबवत होती है। एंड यहाँ 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो है यह मकर रेखा पर लंबवत होती है, मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत होती है। फिर से अब यहाँ से यहाँ आप आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे कब होगी, 21 मार्च को सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पर फिर से लंबवत होगी और फिर से ये 21 जून आ गया। तो इस तरीके से ये चलते रहता है ये साइकिल। ठीक है, तो यहाँ यही आपको बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। तो अभी हमने देखा कि ITCZ क्या होता है। ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है यह निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। तो जैसे यहाँ सूर्य की किरणें 21 जून को लंबवत हुई कहाँ, मकर रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, तो ये जून, उसके बाद ये जुलाई, मतलब 21 जून को यहाँ लंबवत है तो जुलाई के आसपास तक तो यहीं रहेगा ना। तो यहाँ अगर सूर्य की किरणें लंबवत है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, हमने देखा कि सूर्य की किरणें जहाँ सीधी पड़ेगी वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यहाँ सीधी पड़ रही है तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो जब जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ का प्रेशर कम है, तो यहाँ का क्या हो गया, यहाँ पे ITCZ डेवलप हो गया। ITCZ यहाँ डेवलप हो गया, यही बताया जा रहा है कि ये शिफ्ट हो गया ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। ठीक, यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक, ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती है।
ठीक है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुववृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर हो जाती है। तो हमने देखा कि कोरियोलिस बल के प्रभाव, ठीक है, कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या होता है, अभी हमने देखा ना भाई कि भाई कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से वो बल उत्पन्न हो रहा है, एक काल्पनिक बल है, एक स्यूडो फोर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उत्पन्न हो रहा है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में अपनी जो जिस डायरेक्शन में भाई अपनी सीधा साधा जो वायु चलती रहती है, कोरियोलिस बल के आने की वजह से वो डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है, किधर, अपनी दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जिस तरीके से ये शिफ्ट हो गया ITCZ यहाँ पे, तो नीचे जो साउथ में जो भी है ये भी तो शिफ्ट होगा ना ऊपर की ओर। तो इसी तरीके से ऊपर की ओर जो शिफ्ट होता है खिसकने की वजह से व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुववृत्त को ऊपर की ओर पार हो जाता है। तो जो विषुववृत्त के ऊपर आ गया मतलब कि उत्तरी गोलार्ध आ गया, ठीक है। तो जब दक्षिण वाले हिस्से ऊपर में आ रहे हैं, तो अगर इसका नियम है कि उत्तरी गोलार्ध में आएंगे तभी कोरियोलिस फोर्स दाईं ओर अपने डिफ्लेक्ट होगा, एंड दक्षिणी गोलार्ध में जब तक आप रहेंगे ना तब तक वो बाईं ओर ही डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, चाहे आप कोई भी रहे। होता है ना, एक सीमा के ऊपर आप आ जाएंगे तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। होता है ना, ये आपका क्षेत्र है और ये मेरा क्षेत्र है, एक आपका क्षेत्र है और एक मेरा क्षेत्र है, और मेरे क्षेत्र में आप कोई भी इंसान हो, जैसा भी इंसान हो, मेरे क्षेत्र में आप आएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग ही रहना है। वही कहता है उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध का भी सेम रूल है भाई, आप भी अगर मेरे क्षेत्र में आएंगे, उत्तरी गोलार्ध वाले लोग भी अगर दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध की ओर की तरफ ही बिहेव करेंगे, ठीक है, उन्हीं के रूल अपनाएंगे। तो यही यहाँ फॉलो हो रहा है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है और इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है, और यही उत्तर पूर्व मानसून है, ठीक। अब हम जानेंगे भारतीय मानसून की प्रवृत्ति क्या है भाई। इसकी प्रवृत्ति, मानसून एक सुपरिचित जलवायु घटक है, परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे प्रेक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। मानसून की सही प्रकृति व उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। पिछले कुछ दिनों में इसका तौर जो है तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। नेक्स्ट है एल नीनो और भारतीय मानसून, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल नीनो और भारतीय मानसून का क्या प्रभाव है एल नीनो का, उसके बारे में जानते हैं। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 से 10 साल बाद प्रकट रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। तो एल नीनो क्या है, एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं, ठीक है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो जो है यह भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, ठीक, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। तो पेरू तट कहाँ है, ये दक्षिणी हम्बोल्ट धारा कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका के पास। आप ध्यान में रखिएगा कि ये अमेरिका है ना, दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पे ये वाले हिस्से जो है यहाँ पे पेरू तट एंड हम्बोल्ट, ठीक है। जलधारा के बारे में भी हमने देखा था ना, जलधारा भी हम पढ़े थे, तो वहाँ भी हमने देखा था कुछ गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तो ये कौन सी जलधारा आप बताइए। इसकी वजह से पेरू तट के जल का तापमान जो होता है ना वो 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, और इसके निम्नलिखित परिणाम है। जब ये जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो इसका परिणाम क्या होता है। तो यहाँ देखिए कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति हो जाती है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता हो जाता है, ठीक है। प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाना। प्लवक जो क्या है, प्लवक मछलियों का प्रिय भोजन होता है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है और नॉर्मल टेम्परेचर से 10 डिग्री
तक टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या हो गया, इसकी वजह से प्लवक की मात्रा कम हो जाती है, उसमें वो बर्दाश्त नहीं ले पाते हैं ना, ज़्यादा टेम्परेचर है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, तो इसकी वजह से मछलियों की संख्या घट जाता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है। ठीक है, अगर एल नीनो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ है बालक की ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। ठीक है, पेरू जो कि दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। ठीक है, इस टाइम जब दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी का महीना होता है, क्योंकि अभी हमने देखा था, अभी हमने कुछ देर पहले क्या देखा कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है, तो सूर्य की किरणें जहाँ लंबवत होगा वहाँ भाई टेम्परेचर ज़्यादा होगा ही, तो इसी वजह से। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990 से 1991 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इस कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। यहाँ देखिए, आपको ये चित्र दिखाया गया है। भारत दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पहुँचने की सामान्य स्थिति आपको दिखाई गई है। जैसे यहाँ देखिए 1 जून को, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की पहुँच, 5 जून को यहाँ, 10 जून, ठीक है, 15 जून, 1 जुलाई, मतलब ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसी के आसपास होगा। ठीक, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इसके कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार हैं, जैसे यहाँ देखिए, मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना, मानसून में विच्छेद। अब हम जानेंगे मानसून का आरंभ, इसके बारे में। 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदी तापन ही मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अभी हमने देखा, ठीक है, तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो हमने देखा कि जहाँ पे भाई सूर्य के किरणें लंबवत होगा वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, और कर्क रेखा कहेंगे 30.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है। निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। इन दशाओं में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। ठीक, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 पूर्वी तथा 60 पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती हैं। ठीक है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है, और इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत के मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार किसे माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को। ठीक, मानसून का भारत में प्रवेश, अब इसके बारे में जानते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती हैं। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। अब हम जानेंगे मानसून में विच्छेद के बारे में। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार बहुत दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं जो निम्नलिखित है। जैसे यहाँ देखिए,
फर्स्ट है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगे। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाले आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। नेक्स्ट है, मानसून का निवर्तन, इसके बारे में जानते हैं। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। ठीक है, लौटती हुई मानसून पवनें जो है यह बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। नेक्स्ट है, ऋतुओं की लय, इसके बारे में जानते हैं। भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं। फर्स्ट है शीत ऋतु, सेकेंड है ग्रीष्म ऋतु, थर्ड है दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु और फोर्थ है मानसून के निवर्तन की ऋतु। तो पहला है शीत ऋतु, इसके बारे में जानते हैं। तापमान, आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु जो है वह नवंबर के मध्य से आरंभ होती है। बिल्कुल सही है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं, दिसंबर भी होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान जो होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ठीक, इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। क्या क्या कारण है यहाँ देखिए। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य जो है यह समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। सेकेंड है, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती हैं। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है। अब यहाँ देखिए मानसून को समझना, कैसे समझेंगे भाई, देखते हैं। मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। ठीक, पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती लगभग 18 दक्षिण एंड 149 डिग्री पश्चिम तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में स्थित पोर्ट डार्विन जो है 12.5 डिग्री दक्षिण तथा 131 डिग्री पूरब के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों मापदंडों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफ़ी समय का पूर्वानुमान लगाता है। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। उदाहरण के लिए तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतम तापमान जो है यह 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में यह 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। नेक्स्ट है वायुदाब तथा पवनें, इसके बारे में जानते हैं। दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर तक सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर सीधा चमकता है। और इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का
विकसित हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उच्च वायुदाब मतलब वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें तो दक्षिणी गोलार्ध में चला गया, तो वहाँ तो है नहीं, तो इसलिए वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती हैं। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती हैं। ठीक है, मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी होती है। सर्दियों में भारत का मौसम जो होता है वह सुहावना होता है। फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवातीय अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। ठीक है, पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में क्या भूमिका निभाते हैं, बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले। तो देखिए, ये जो पश्चिमी जेट प्रवाह, जैसे ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कभी कभी उत्तरी भारत में बारिश होती है। ठीक है, उत्तरी भारत में बारिश होगी या फिर स्नोफॉल होगा, हिमाचल में, दिल्ली, सब जगह पे कभी कभी बारिश होती है। तो किसकी वजह से होती है? तो ये इसी की वजह से होती है। किसकी वजह से? पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से उत्तरी भारत में बारिश होती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पश्चिमी जेट प्रवाह यहाँ से जो कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, यहाँ से क्या होता है कि ये नमी लेते हैं और ये जेट प्रवाह जो है इस तरीके से प्रवाहित होकर भारत में आकर बारिश होती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में उत्तरी भारत में बारिश होती है, उसके कारण क्या है? तो इसका कारण यही है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक, नेक्स्ट है वर्षा। इसके बारे में जानते हैं। शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती, क्योंकि एक तो इनमें नमी जो है ये केवल नाम मात्र की होती है। दूसरे, स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। ठीक है, कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हमने चर्चा भी की। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो ये शीतकालीन वर्षा होती है ना, भारत में उस टाइम क्या होता है, रबी की फसल होता है, उसके लिए ये उपयोगी होता है, इसको ध्यान में रखना है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है और यह वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में क्या होता है, हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूरब की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। तो ध्यान में रखिएगा कि वर्षा की मात्रा जो है मैदान में पश्चिम से पूरब की ओर और पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा जो है 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच में यह वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच रहती है। कभी कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीनों में भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी
25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु तापमान, इसके बारे में जानते हैं। तापमान ये मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है। अप्रैल, मई एवं जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान जो होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में ताप की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है। दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती। ठीक है। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान जो है यह 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। ठीक है, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है और यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे आ जाता हो। नेक्स्ट है वायुदाब और पवनें। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबायमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से क्या होता है पूरब और दक्षिण पूरब में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिमी बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिमी होती है। ठीक, उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूरब और दक्षिण पूर्वी होती है और इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पूर्वा पवनें हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंतर प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद क्या होता है लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। ठीक है, मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती हैं। शुष्क एवं आर्द्र वायु संयुतियों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। यहाँ देखिए ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान हैं, इसके बारे में जानेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से रखिएगा। आम्र वर्षा या क्या होता है, यह ग्रीष्म ऋतु में खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है।
स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। तो ध्यान में रखिएगा, आम्र वर्षा जो है ये आम को जल्दी पकने में सहायता देती है। नेक्स्ट है फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा वाले उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। ठीक। नेक्स्ट है काल वैशाखी। असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। इसकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल वैशाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ क्या है, वैशाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी हैं। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो काल वैशाखी है ना, ये क्या है, असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में जो है शाम के समय चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवन है। ठीक है, और इसी को असम में क्या कहा जाता है, बारदोली छीड़ा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लू क्या है, तो लू जो भी उत्तरी भारत में रहते हैं उनको पता होगा। लू जो है यह उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु, वर्षा ऋतु। इसके बारे में जानते हैं। मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, मानसून की ऋतु में वर्षा जो है अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली के कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून जो है फट पड़ता है। ठीक है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। ठीक, ज्यों ही ये पवनें स्थल पर पहुंचती हैं, उच्चावच और उत्तर पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिण पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं। भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुंचती है, एक है अरब सागर की शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे अरब सागर की मानसून पवनें, इसके बारे में जानेंगे। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ती है। फर्स्ट है, इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं और ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। ठीक है, अतः यह पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहेंगे, सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल, पवनाभिमुखी मतलब कि इस तरीके से इधर से, ठीक है, इधर पे ये है पवनाभिमुखी और पर्वत के इस तरफ क्या हो जाएगा, पवनाभिमुखी। ठीक है, तो यहाँ देखिए पवनाभिमुखी में क्या होता है, पवनाभिमुखी ढाल पर पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती है और पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती है
और इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूरब में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है एंड कम वर्षा का यह क्षेत्र क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये क्षेत्र इस तरीके से पर्वत है, तो ये पवनाभिमुखी ढाल है, तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी और यहाँ पे कम बारिश होगी। तो इसलिए आप देखते होंगे कि पश्चिमी घाट में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कुछ क्षेत्र जो है बहुत कम बारिश होती है। तो यहाँ बारिश कम होगी, क्यों होगी, तो यहाँ हमने देखा कि पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों की नाममात्र वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता कम हो जाती है, ठीक है। और ये वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, रेन शैडो एरिया कहते हैं, ठीक। कोझिकोड, मैंगलोर, पुणे और बंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर क्या होगा, अंतर क्या आप बताइए। यहाँ अभी हम चित्र में देखेंगे तो वहाँ से हम पता करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा जो है यह मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इन शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है, ठीक। इस मानसून की तीसरी शाखा जो है सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती हैं और ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें, इसके बारे में जानते हैं। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा जो है यह म्यांमार के तट तक तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं और इस प्रकार मानसून जो है पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन दो भागों में बंट जाती है। इसकी एक शाखा जो है गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। इसकी दूसरी शाखा जो है यह उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है, ठीक है। यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है, ठीक है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मौसिनराम जो है विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, ठीक। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी है, तो ध्यान में रखिए कि जो तमिलनाडु वाला तट है वो वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है, यहाँ बारिश क्यों नहीं होती है। तो इसका कारण है, फर्स्ट है कि तमिलनाडु तट जो है यह बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है, ठीक है। एंड सेकेंड है कि यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के विस्तृत क्षेत्र में स्थित है, ठीक, विस्तृत क्षेत्र में स्थित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह मानचित्र है भारत वायुभार एवं धरातलीय पवनें जून सितंबर। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर यहाँ क्या है, 400 से अधिक यहाँ बारिश हो रही है, ठीक है। और इस तरीके का जो ग्रे है ये 200 से 400 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। एंड यहाँ क्या है 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो यहाँ बारिश का वितरण आपको दिखाया गया है, यहाँ 60 से 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में क्या है, यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर और इस वाले क्षेत्र में 20 से 40 सेंटीमीटर एंड इस वाले शैडो वाले क्षेत्र में 0 से 20 सेंटीमीटर। तो ये वर्षा का वितरण है और किस किस कारकों पर डिपेंड करता है तो अभी हमने देखा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब तो आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से भाई भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रा में बारिश होती है, एक जैसा क्यों नहीं है, ठीक।
अब हम जानेंगे मानसून के निवर्तन के ऋतु, लौटने का समय, इसके बारे में। भारत के मानसून के लौटने का समय। अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। ठीक है, अक्टूबर के, अब मानसून जो भारत में आया, अपना काम किया, बारिश वारिश किया, अब मानसून बोला कि भाई अब तो मेरा काम यहाँ का कंप्लीट हो जाता है, तो अब मैं जाता हूँ। ठीक है, तो ये अक्टूबर नवंबर में ये लौटने लगते हैं। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कमज़ोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है और इस महीने के अंत तक मानसून जो है राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह हट चुका होता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान जो है बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम जो है यह कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। ठीक है, अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान जो है यह क्या होता है, तेजी से गिरने लगता है, कम होने लगता है। एंड तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। ठीक है, इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवातीय अवदाबों के मार्गों से है जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। ठीक है, कुछ चक्रवातीय तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवातीय तूफान क्या होता है, अरब सागर में कम उठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की परंपरागत ऋतुएं, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहाँ ऋतुओं से थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऋतु है एंड ये है भारतीय कैलेंडर के अनुमान महीने एंड सेकेंड है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार महीने, भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने। तो यहाँ देखिए ऋतु जो है वसंत ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र वैशाख में आता है एंड इसके अनुसार मार्च और अप्रैल में आता है। ठीक है, चैत्र वैशाख मार्च अप्रैल। ग्रीष्म ऋतु जो है ज्येष्ठ आषाढ़ के टाइम आता है एंड वर्षा ऋतु श्रावण भाद्र के अनुसार भारतीय कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, एंड शरद ऋतु अश्विन कार्तिक के टाइम एंड हेमंत ऋतु माघ से पौष के टाइम एंड शिशिर ऋतु माघ और फाल्गुन के टाइम। ठीक है, एंड सेकेंड तरफ है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसके अनुसार देखिए बसंत ऋतु जो है मार्च अप्रैल के टाइम। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु मई जून के टाइम, वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त के टाइम एंड शरद ऋतु जो है सितंबर अक्टूबर के समय, हेमंत ऋतु जो है नवंबर दिसंबर के समय एंड शिशिर ऋतु जो है जनवरी फरवरी के टाइम। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ भी दिया हुआ है भारत में वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं 200, इस वाले शैडो वाले क्षेत्र को यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो रही है। इस वाले शैडो वाले को देख सकते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। ठीक है, इस वाले शैडो को देख सकते हैं 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। ठीक, एंड ये जो शैडो है ये शैडो यहाँ पे कितना 50 से कम बारिश हो रही है।
नेक्स्ट है वर्षा का वितरण। अब हम इसके बारे में जानेंगे। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है, अभी हमने देखा। ठीक। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा जो है यह 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट है मध्यम वर्षा के क्षेत्र। यह गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र। न्यून वर्षा के क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र। यह प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक। हिमपात जो है यह हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है हिमपात जो है, स्नोफॉल जो है वो हिमालयी क्षेत्र तक ही रहता है। नेक्स्ट है मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। इसके बारे में जानेंगे। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है। ठीक। जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है। सेकेंड है कि हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भाग भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। ठीक है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। ठीक है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा जो है यह क्या होता है, शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। ठीक है। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता जो है यह भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। नेक्स्ट है भूमंडलीय तापन। अब हम इसके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सबको पता है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन जो है अगोचर है। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग जो है वह बर्फ से ढके थे। आपने भूमंडलीय तापन पर वाद विवाद सुना तथा पढ़ाई होगा। ठीक है। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसी मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने हरित गृह प्रवाह के बारे में भी सुना होगा। ठीक है। विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि जो है चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैसें कहते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं। इसलिए हरितगृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 डिग्री सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है। और इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जलयुक्त और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। ठीक है। जनसंख्या और पारितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर से ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए कि आज का जो समुद्र तल है वो 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। तो बताइए इसका क्या होगा अगर आज का जो समुद्री तल है, ठीक है, इमेजिन कीजिए कि 50 सेंटीमीटर से ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारत का तटवर्ती क्षेत्र जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई, कलकत्ता, कोच्चि, सूरत, ये सब में क्या होगा, वहाँ बार बाढ़ आएंगी। ठीक है। हाई टाइड के समय मतलब ऊंची ज्वार भाटा क्या होता है इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो ऊंची ज्वार के समय पानी जो है शहरों के अंदर तक घुस सकता है। ठीक है। भूमि का कटाव होगा, समुद्र की लहरें तटों को तेजी से काटेगी। ठीक। खारे पानी का अंदरूनी क्षेत्रों में प्रवेश होगा। जैसे समुद्री खारा पानी है, नदियों, भूजल और खेतों में घुस जाएगा। ठीक है। इससे पीने का पानी और कृषि भूमि दोनों प्रभावित होंगे। पीने का पानी में भी खारा पानी घुस रहा है तो प्रभावित तो होगा ना। ठीक है। कृषि पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे? धान, नारियल और भी जो तटीय फसल है वो खराब हो सकती है। खेतों की उपज कम हो जाएगी, जिससे किसानों की आय घटेगी। ठीक है। मैंग्रोव और जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। जैसे सुंदरबन, भितरकनिका जैसे मैंग्रोव वन जो है वो डूब सकते हैं। ठीक है। वहाँ मछली, कछुआ और भी जो भी समुद्री जीव है उसकी आवास नष्ट हो जाएंगे। मछुआरों और स्थानीय लोगों पर असर पड़ेगा। किस तरीके से? तो मछली जो है, मछली पकड़ने के क्षेत्र बदल जाएंगे। लाखों लोगों का रोजगार और घर खेत खतरे में पड़ सकते हैं। ठीक है। तूफानों का प्रभाव और बढ़ेगा। जैसे चक्रवात आने पर नुकसान पहले से कहीं ज़्यादा होगा। समुद्री तूफानों की तीव्रता और असर दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे इसका प्रभाव होंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। और ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिए। हम बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने का बेनिफिट है कि अभी हमने जो पढ़ा वो तो रिवीजन होगा ही, साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। क्योंकि यूपीएससी स्टेट पीसीएस में क्या होता है, प्रीलिम्स फर्स्ट फेज तो है प्रीलिम्स में, एंड सेकेंड है मेंस में जो होता है वो आंसर राइटिंग लिखना, आंसर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें लिखना होता है। तो यहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।